चलो, लेसन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ये आपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जिसमें है करंट आई, तो इसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। लाइंस कैसे बनेंगे इसके केस में? सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सही बात है। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ लाइंस? ठीक है, कैसे ठहराना? देयर इज रूल, राइट हैंड थंब रूल। करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, राइट हैंड में पकड़ लो। इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ। सही बात है, सही बनाया क्या मैंने? ऐसे है ना। अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो ये हमें बताता है कि अगर करंट कैरिंग वायर है, उसमें से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सिंपल। अगर यही वायर का मैं लूप बना दूं किसी भी शेप का, लेट अस टेक सर्कुलर लूप, और इस सर्कुलर लूप में से इस तरह से करंट जा रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ कहाँ होगा? इस केस में नॉर्थ साउथ नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहीं से स्टार्ट और एंड वैसा नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को नॉर्थ साउथ बताना यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ बताया जा सकता है। इस केस में नॉर्थ जो है और साउथ जो है वो इस सिंबल से बता सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया था क्या कभी? तो ऐसा मैंने पढ़ाया था, है ना, इससे पहले। तो अगर ये मेरा करंट इस तरह से जा रहा है तो फ्रंट साइड नॉर्थ बनेगा, तो बैक साइड ऑब्वियसली साउथ बनेगा। करंट ऐसा जा रहा है तो फ्रंट साइड साउथ बनेगा, बैक साइड नॉर्थ। इसका मतलब क्या? अगर इसी कॉइल को मैं ऐसा बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये फ्रंट साइड से देख रहे हैं हम लोग, सामने से टॉप व्यू है, ये साइड व्यू। साइड व्यू में देखोगे तो करंट ये कैसा बनाना है? ऐसा ना, तो ऐसा बनाना है करंट, है ना। ऐसा बना रहे हो ना, सही है क्या? इसी को उठा के ऐसा कर दिया, हाँ, तो ये करंट ऐसा हो गया। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनेंगी? देखो, इस तरह की लाइंस बनेगी, ठीक है। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंड हो जाएगी। इस तरह के लाइंस बनेगी, सारे एरो ऊपर की तरफ। क्लियर है? सो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही अपने लेसन का नाम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अपने फील्ड्स बनेंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, इसमें भी सिमिलर टाइप का डायग्राम बना सकते हो, इसमें भी, है ना। इसी डायग्राम को पलटा दो, बन गया ये वाला डायग्राम, है ना। अब अगर मेरे पास इस तरह का कॉइल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में से भी करंट जाता है, तो दिस ऑल्सो कॉजेस क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इस तरह से होती है। ओके, किस तरफ नॉर्थ, किस तरफ साउथ, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको सामने से किसी एक तरफ से देखना है। इस तरफ से देखोगे, अगर आपका करंट क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज है तो आपका साउथ। ये वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगा सकते हो इस कॉइल में। सिर्फ इसको सामने से देखना है। अभी हम लोग साइड से देख रहे हैं, है ना, तो साइड से लॉजिक नहीं समझ में आता है ढंग से, तो सामने से आपको बस देखना है इस चीज़ को, सो दैट यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ले लो, ये साउथ ले लो, ठीक है। सो ये हो गया सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, विच लुक्स एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो वो किस तरह से होता है? बिल्कुल आइडेंटिकल, जैसा हमारा सोलेनॉइड का है उसी तरीके का बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगा, है ना। ये आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है सारा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ। दीज आर क्लोज कंटिन्यूस लाइन्स, ठीक है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। एक वेक्टर के एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, यूनिक डायरेक्शन होता है वेक्टर का, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लोज कंटिन्यूस कर्व होता है। कैसे पता चलता है? यहाँ से नहीं, यहाँ से पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। ये कहीं से भी स्टार्ट या एंड नहीं होती है, ये क्लोज लाइंस है, ठीक है। और एम्पियर ने अपने स्टडीज़, सालों की स्टडीज़ में से ये निकाला कि ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमें जहाँ पर भी दिख रहा है, भले ही वो मैग्नेट के अंदर हो या वायर के अंदर हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक करंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वायर के अंदर तो ठीक है, हमने बैटरी लगा के करंट पास कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। बार मैग्नेट के अंदर तो हमने बैटरी नहीं लगाया हुआ, इसके अंदर नेचुरली सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये थियरी दिया था एम्पियर ने, ठीक है। और फिर हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे भी, एम्पियर्स लॉ भी है। तो
उसमें भी उन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिख रहे हैं हमको, मैग्नेटिक फील्ड्स दिख रही है, इट इज़ ड्यू टू दोज सर्कुलेटिंग करंट्स, भले ही वो किसी मैग्नेट के अंदर सर्कुलेटिंग हो या किसी वायर के अंदर सर्कुलेटिंग हो। सर्कुलेटिंग चार्जेस और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दिस वाज द कंक्लूजन गिवन बाय एम्पियर। ठीक है, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर किसी मूविंग चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, लेट अस से आपके पास चार्ज है Q, प्लस चार्ज ले लेते हैं अजम्पशन के लिए, और इस प्लस चार्ज का वेलोसिटी v है, और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रख दिया, क्रॉस फील्ड है। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक लाइंस अंदर है। अंदर कहाँ? बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? बोर्ड के अंदर। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, ये चार्ज प्लस Q है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, विच इज़ गिवन बाय Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। या फिर मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो यू कैन राइट दैट मैग्नीट्यूड एज Q v b साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। तो ये दिया था लॉरेंट्ज ने, ठीक है, लॉरेंट्ज ने ये लॉ दिया था, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे और अगर उसके पास कोई वेलोसिटी v है, मतलब वो मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा हमें? राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि v क्रॉस b है। तो पहला वेलोसिटी वेक्टर v इधर, b अंदर, तो v क्रॉस b, पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ टर्न करो, राइट हैंड थंब रूल। तो फोर्स किधर लगा? इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पार्टिकल है, वेलोसिटी v है, फोर्स उसको परपेंडिकुलर। जब फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है तो दो पॉसिबल पाथ है, एक तो सर्कुलर या दूसरा पैराबोलिक, है ना, प्रोजेक्टाइल पाथ या फिर सर्कुलर पाथ। सो लेट अस से कि ये किसी तो आर्क में जा रहा है, भले ये सर्कल का आर्क हो सकता है या ये प्रोजेक्टाइल का भी आर्क हो सकता है, हमें नहीं पता है कौन सा आर्क है। लेट अस से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अब वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। अब इस केस में फोर्स कहाँ है? ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड वापस से अंदर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है। अब वापस से वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये, इस वेक्टर को इसकी तरफ रोटेट करो, कहाँ पर फोर्स आ रहा है? वापस से परपेंडिकुलर हो रहा है। सही बात है, मतलब फोर्स हर जगह पे परपेंडिकुलर है, तो जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर ही बनना है। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी, कोई भी सर्कुलर मोशन ले लो आप, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पर मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल का वेलोसिटी v है, फोर्स अगर f है, अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर हो तो पाथ कौन सा होता है? सर्कुलर। अगर फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। इस केस में हमेशा सर्कुलर होगा। सो इन दिस सिचुएशन द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। जब लॉरेंट्ज फोर्स लगता है तो पार्टिकल कैसा है, कैसा मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में, प्रोवाइडेड इनिशियली एंगल कितना है? थीटा 90 डिग्री है। देख लो थीटा क्या है? साइन 90 है ना। इनिशियली थीटा अगर 90 होगा तो पाथ सर्कुलर होगा, बाकी केसेस में कुछ और हो सकता है, ये वाली केस में सर्कुलर होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका लॉरेंट्ज फोर्स लॉ, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दें और मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दें, दोनों फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड E = फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला याद है क्या? तो इस पे से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इक्वल टू चार्ज टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो आपका जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ऐसा सोचो कि एक जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, अगर दोनों है तो फोर्स भी दोनों का ऐड हो जाएगा। सो टोटल फोर्स विल बी F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। F इलेक्ट्रिक कितना है? QE वेक्टर। F मैग्नेटिक कितना है? यहाँ कहीं तो लिखा था हमने, ये F मैग्नेटिक है, Q V क्रॉस B, दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है? Q कॉमन आ जाएगा, E वेक्टर प्लस
वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिया, इसको चार्ज को साइन के साथ लिया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू। ये यहाँ पर रिमेंबर दैट क्यू इज टू बी टेकन अलॉन्ग विथ साइन। मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस लेना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लेना है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन प्लस माइनस से रिवर्स हो सकती है ना। तो ये हो गया आपका लॉरेंट्ज फोर्स लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ लॉरेंट्ज फोर्स लॉ का मैग्नेटिक वर्जन है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के लिए एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आएगा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रख दिया तो उस वायर पे लगता है फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग बताते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। याद आ रहा है, स्कूल में पढ़ा है ना? क्या होता है? FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड FBI, बी आपकी तरफ है बाहर, और करंट जो है इसमें से लेटर से ऐसा जा रहा है, FBI I ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड में, तो फोर्स लगेगा ऐसा। ठीक है, ये पता है सबको, ये स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो दिस कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स। आपको स्ट्रेट कंडक्टर स्कूल में बताया था, लेकिन वो फोर्स कितना लगता है वो नहीं बताया था। तो फोर्स लगता है BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। कितना फोर्स लगता है? बिल साइन थीटा। सीक्वेंस वापस से याद करो, FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर क्या क्या कंडीशन है स्कूल में जो हमें पढ़ाया गया था, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर है और जो फोर्स है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, इस तरह से। यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, बट इन जनरल ये जो फोर्स है अगर एंगल परपेंडिकुलर नहीं भी होगा तो भी हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और इसी को हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं यूजिंग लॉरेंट्ज लॉ। लॉरेंट्ज फोर्स लॉ से इसको प्रूफ करेंगे। और भले ही ये स्ट्रेट कंडक्टर है तब भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मेरा कंडक्टर कर्व्ड टाइप का है तब भी हम लोग उस फोर्स को लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला जो डेरिवेशन है वो स्ट्रेट वायर के लिए है, फॉर स्ट्रेट वायर, मतलब इसमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये जो कर्व्ड वायर है उसमें ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि हर जगह एंगल चेंज हो रहा है, तो आपको हर हिस्से का अलग कैलकुलेशन करके टोटल फोर्स निकालना होगा, है ना। तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ देख लो, इस सिचुएशन में देखो, वेलोसिटी VD इस तरफ है। ये क्या है पहले समझो, एक करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर मतलब क्या होता है? अगर मैंने एक वायर ले लिया, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस, तो इस बैटरी की वजह से मेरा करंट जो है वो ऐसा फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स रियलिटी में उल्टा फ्लो करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम पॉजिटिव चार्ज फ्लो, है ना, प्लस क्यू का फ्लो हम लोग लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो चार्जेस है दे विल मूव विथ अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कभी भी किसी कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं दे मूव विथ दिस स्पीड विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन में मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर भी ये मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी चार्जेस है वो ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका जो कन्वेंशनल करंट है प्लस टू माइनस उस डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा चलेगा, बट एनीवेज द वेलोसिटी विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? आउट ऑफ द बोर्ड। वापस से आप फ्लेमिंग्स रूल लगा सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, FBI मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, FBI, I करंट है। ठीक है, तो करंट आप कैसा ले सकते हो? अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो करंट आपको ऐसा लेना होगा। अगर ये क्योंकि हम लोग मेटेलिक कंडक्टर ले रहे हैं, रियलिटी में ये इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भले मैंने इस तरफ दिखाई है, इलेक्ट्रॉन का करंट किस तरफ होने वाला है? इस तरफ होने वाला है। ये FBI, ये B है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, करंट इस तरफ, इलेक्ट्रॉन करंट ले रहे हैं हम लोग, मेटल का कंडक्टर है, तो फोर्स किधर है? ऊपर। ठीक है, तो फोर्स दिख रहा है यहाँ पर ऊपर। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में भले ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो इस तरफ, करंट इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भले इस तरफ हो,
इलेक्ट्रॉन करंट इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फोर्स को दिखा दिया, ठीक है। अब हमें इस फोर्स का वैल्यू निकालना है, ये फोर्स कितना आना है। अब देखो ये एक चार्ज पे है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, हर चार्ज पे फोर्स आएगा। सो इन हर एक चार्जेस पे जो फोर्स आ रहा है, बिकॉज चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स, एंड द इफेक्टिव फोर्स, टोटल फोर्स जो होगा वो उस कंडक्टर पे लग जाएगा, विच इज़ गिवन बाय F इक्वल टू BIL sin थीटा मैग्नीट्यूड, और अगर वेक्टर लिखना है तो n कैप एक नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स लॉ है फोर्स इज इक्वल टू QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहाँ पर V की जगह VD आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही बात है। F वेक्टर क्या हो जाएगा, Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V क्रॉस B पहले देख लो, ये भी वर्क कर रहा है क्या, V वेक्टर इधर है, B वेक्टर आपकी तरफ है, तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये ऐसा राइट हैंड यूज़ करो तो फोर्स नीचे लगना है। बट ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। ये हमारा Q क्या है, ये माइनस ऑफ E है, तो वहाँ माइनस ऑफ E डाल दोगे तो वो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक याद रखो, Q की वैल्यू क्या है, -E है, नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूँ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखो। चलो, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब करंट जो होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इस पे से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू IT, करंट इनटू टाइम, सही है। चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसी को रीअरेंज कर दिया, करंट इनटू टाइम लिख सकते हो। और ये जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है T, उसको मैं वेलोसिटी और डिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इधर डाल दो तो Q कितना आ जाएगा, I की जगह I एज इट इज़ L अपॉन VD। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू 1 में डाल देंगे तो क्या इक्वेशन बन रहा है, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, इसको इधर डाल दो तो मेरा F इक्वल टू Q की जगह डालेंगे ये IL अपॉन VD, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं तो अपने को इजी पड़ेगा। सो दिस इज QVB sin थीटा n कैप। व्हाट इज n कैप, n कैप इज नॉर्मल वेक्टर टू V एंड B। V वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, तो इन दोनों को जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा ऊपर या नीचे, दैट विल बी n कैप, ठीक है। n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यहाँ तक ठीक है। तो मैंने क्या किया, f का जो वैल्यू है ये f वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है तो यहाँ पर भी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड्स है। q की जगह हम लोग क्या डालेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। q की जगह क्या डालेंगे, q की जगह डाल देंगे IL अपॉन VD, इसकी जगह इंटू VD इंटू B साइन थीटा n कैप। VD कट हो रहा है, ILB साइन थीटा n कैप। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, याद रखने में आसान होता है, BIL साइन थीटा n कैप, ठीक है। दिस इज फोर्स वेक्टर, ये वेक्टर है तो यहाँ पर भी देखो एक वेक्टर इक्वल टू कुछ वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा इंटू n कैप, ऐसा कुछ तो है। मतलब यहाँ पर भी कुछ वेक्टर्स है, कौन कौन वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, I हम लोग स्केलर लेते हैं तो L वेक्टर है, सो यहाँ पर हो जाएगा I मैंने स्केलर को बाहर ले लिया, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हो गया आपका जनरल एक्सप्रेशन इन दिस केस, है ना। बट याद रखना ये किसके लिए है, स्ट्रेट वायर के लिए। अगर कर्व्ड वायर होगा तो उसका एक अलग डेरिवेशन, उसमें सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, बाकी सब सेम, ठीक है। तो वो कर सकते हो सेकेंड वाला, जहाँ पर आर्बिट्ररी शेप का वायर है। उन्होंने क्या किया है, अगर मेरा वायर ऐसा कुछ तो है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करता, वो करो, होमवर्क में करो। मेरा कैसा तो शेप का वायर है, यहाँ ध्यान दो, कैसा तो शेप का वायर है, मैग्नेटिक फील्ड वापस से बाहर की तरफ ही है, सेम सिचुएशन। ये वायर कैसा है, किसी भी शेप का है, इसमें से मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा। अब ये छोटा एलिमेंट जो है ये तो स्ट्रेट है,
भले ही कितना भी लंबा कितना भी कर्व्ड वायर हो, हम इतना छोटा एलिमेंट कितना भी छोटा एलिमेंट ले ले तो वो हम उसको स्ट्रेट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. सो इन दिस केस फोर्स जो है यही फॉर्मूला लगा सकते हैं. आई तो करंट उसमें से उतना ही रहना है ना, और एल की जगह क्या आ जाएगा, डी एल आ जाएगा. छोटा सा एलिमेंट का लेंथ कितना, डी एल, और वेक्टर की तरफ लेना है तो लेट अस से ये इस डायरेक्शन में वेक्टर है मेरा, करंट की डायरेक्शन में वेक्टर ले लेंगे, करंट इस तरफ है, ये पूरा वायर है, मैंने जूम आउट किया. सो ये डी एल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रहेगा. ये किसके लिए, ये सिर्फ इस छोटे एलिमेंट के लिए. सब एलिमेंट का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एफ क्या हो जाएगा टोटल, दैट विल बी, आई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डीएल का, बी भी तो कांस्टेंट है, सही बात है, बी भी तो कांस्टेंट है. तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा सेकेंड केस में 10.17. देखो इक्वेशन है, ठीक है. ये पूरा जो सेकंड पार्ट का डेरिवेशन है वो खुद से करके देखो, एग्जाम में अगर आना है तो मेरे हिसाब से ये आएगा. इसके आने के चांसेस कोई खास लगते तो नहीं है ना, बट करके जाओ दोनों चीज़ें. यस, ये लिख लो, इस डेरिवेशन के लिए मेरे हिसाब से 3 मार्क्स आने चाहिए. तो वो वी ए से जो टाइप है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आएगा, ऐसे क्यों है. पेज 235 पे आ जाओ, पेज 235 बोर से, पेज 235 एग्जाम्पल 10.2 रीड कर प्रश्न. मैं कर रहा हूँ. A particle of charge q follows a trajectory as shown in the figure. Obtain the type of charge, positive or negatively charged. Obtain the momentum p of the particle in terms of v l s q s, being the distance traveled by the particle. ओके, तो डायग्राम दिया है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा. एग्जाम्पल नंबर 10.2 नोटबुक में लिख लो अपने, और डायग्राम देख देख के बनाओ. मैं भी डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. सर ये डॉट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ एरिया है ना. डॉट है मतलब पेज से बाहर आ रहा है, क्रॉस मतलब पेज के अंदर जा रहा है. डायग्राम ड्रॉ करा क्वेश्चनची. मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ, ये डॉट है इसलिए मैंने एक ही जगह डॉट बनाया, बट इट इज़ एवरीवेयर, ठीक है. यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट है. वाई एक्सिस के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ नहीं है. पार्टिकल ट्रॅजेक्टरीची आधीच डेफिनेशन दिली आहे ना. पार्टिकल ट्रॅजेक्टरी ही डेफिनेशन दिली आहे का त्याची? नाही नाही नाही, डिस्क्राईब केलेलं आहे. डोंट राईट एनिथिंग, फक्त डायग्राम ड्रॉ करा. क्वेश्चन रीड करून घ्या, डायग्राम ड्रॉ करा. डेफिनेशन नहीं है, तो डिस्क्राइब केलं है व्हाट विल बी द ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, किस पाथ से जाएगा, तो ये ऐसा पाथ है, कर्व पाथ. ठीक है, देखो अभी यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन समझते पहले. वाई एक्सिस के इस तरफ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है. उन लोगों ने ड्रॉ किया, मैंने हर जगह नहीं बताया, बस डॉट बता दिया.
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ कहाँ पर, out आउट ऑफ द बोर्ड या फिर आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। वेलोसिटी भी इस तरफ है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये रीजन इसके राइट साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है पार्टिकल कर्व कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ये है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो आपको फोर्स सोचना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर, सो v क्रॉस b, फोर्स कहाँ लगना है, नीचे, बट ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए उसका, माइनस। सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल of charge q is given by F equal to q v cross b, the direction of force is downwards while the particle is moving upwards, है ना। this means that the particle is negatively charged। पहला पार्ट हो गया, पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है ये पूछा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों, हमारे लॉजिक के हिसाब से v क्रॉस b करोगे तो फोर्स नीचे आना है, बट पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है, उसका ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ कर्व्ड है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज उसका नेगेटिव है, इसलिए वो फोर्स रिवर्स हो रहा है ना। नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऐसा आ रहा है, अदरवाइज फोर्स नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर भी फोर्स नीचे आता और ये कर्व डाउन करता अगर पॉजिटिव होता तो। कर्व अप कर रहा है मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। चार्ज कौन सा है, तो नेगेटिव चार्ज है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, A particle of charge q follows a trajectory as shown in figure. Obtain type of charge. Type of charge क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपका आंसर है तो अंडरलाइन करना चाहिए आंसर को, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ बी एल एस क्यू, ठीक है। एस क्या है, ये डिस्टेंस, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल बी एल एस क्यू, इन सब के टर्म्स में हमें क्या करना है, मोमेंटम ढूंढना है ना। पहले लिख लेते हैं किसके टर्म्स में ढूंढना है, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ बी एल एस और क्यू। सही है क्या, इतनी चीज़ है ना SQS है। अरे वो एस उसके बाद बोला कि एस जो है वो ये डिस्टेंस है, ऐसा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मोशन कौन से, मोशन इन प्लेन है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मतलब हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेपरेट करना है, एक्स और वाई के एक्सेलरेशंस को अलग लिखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स लग रहा है, सही बात है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, सो F इक्वल टू वेक्टर में ही लिखेंगे Q V B साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B। V और B के बीच में पहले एंगल बताओ। इनिशियली V इधर था, B इधर था, तो एंगल 90 है और 90 ही रहना है, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डालेंगे हम लोग। एन कैप इज नॉर्मल टू V क्रॉस B। V किधर था, ऐसा, B आपकी तरफ, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है, V क्रॉस B किधर आ रहा है, Y डायरेक्शन में, मतलब J डायरेक्शन में। एन कैप इज इक्वल टू J कैप, ठीक है। और चार्ज माइनस है ना, ये डायरेक्शन माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस J कैप लिख लेते हैं। और वो चार्ज भी क्या है, माइनस Q है। Q इज ऑल्सो माइनस Q बिकॉज इट इज़ नेगेटिव चार्ज, है ना। ये सब डाल देंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, F वेक्टर इक्वल टू माइनस Q V B साइन 90 और माइनस J कैप। सही बात है, वापस से देख लो, Q तो माइनस है तो माइनस Q डाल दिया। ये V B का तो मैग्नीट्यूड का कोई टेंशन नहीं, साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। V वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, 90 बन रहा है, ठीक है, 90 एंगल बन रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, थीटा 90। J कैप का डायरेक्शन भी देख लेते हैं, तो V क्रॉस B है ना,
तो v क्रॉस b, यहाँ पर ही देखना पड़ेगा, यहाँ तो चेंज हो जाएगा, तो v क्रॉस b, सही है, v इधर b इधर, तो नीचे की तरफ माइनस j, सही है, एन कैप का डायरेक्शन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू वी बी, है ना, हाँ सिर्फ जे कैप बचेगा। मुझे देख के बताओ ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में, एक्स या वाई? ये वाई डायरेक्शन में फोर्स है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा फोर्स इन वाई डायरेक्शन, दैट इज दिस फोर्स कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन मास, है ना, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना है, क्यू वी बी, मास एम, एक्स का एक्सेलरेशन वाई का एक्सेलरेशन मिल गया, एक्स में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है। हमें मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ ये चाहिए, ठीक है, तो मोमेंटम का अपना फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी, है ना। चलो तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें वी एक्स वी वाई दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वी वेक्टर विल भी क्या हो जाएगा, वी वेक्टर अपना वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर, सही बात है, वी इज़ वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। बुक में वेक्टर मेथड से नहीं किया है, मैं करके दिखा रहा हूँ वेक्टर मेथड से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को जगह लगने वाली है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें क्या बोला है इस चीज़ को करने के लिए, एक मिनट, इसको नेक्स्ट पेज नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्या था ये, क्यू वी बी अपॉन एम था, है ना, ओके। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, सो एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है, वो एल है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एल, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये वाला इक्वेशन लगाते, कौन सा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये लगाना है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा l, u की जगह वी एक्स, सही बात है, वी एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए एक्स कितना है और वी एक्स कितना है, देखो ज़रा स्टार्टिंग में वी एक्स कितना था, वी एक्स भी नहीं, यू एक्स, सॉरी यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, तो यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना है, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी है, देखो, अच्छा हाँ, ठीक है। ये इधर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर डालेंगे तो हो जाएगा L इक्वल टू वी टी। ये इक्वेशन नंबर आप कितना दे सकते हो, 1 दे दो। ये मैंने x डायरेक्शन का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, और कुछ बचा नहीं है x डायरेक्शन में करने के लिए। y का एनालिसिस कर लेते हैं, तो वापस से फॉर्मूला वही आएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है, तो y कोऑर्डिनेट है s, y कोऑर्डिनेट कितना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था, लेकिन ए एक्स था नहीं तो मैंने वो लिखा नहीं, सेकेंड पार्ट नहीं लिखा, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन था क्या, तो 0, यू वाई कितना डालेंगे 0, ए वाई कितना है, ये क्यू वी बी बाई एम, ये सब है, तो वैल्यूज डाल दो यहाँ पर। तो मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, है ना, तो ये मेरा क्या आ रहा है, s इक्वल टू यू वाई कितना है 0, तो ये बच गया हाफ ए वाई इज क्यू वी बी बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो मुझे वी एक्स और वी वाई चाहिए, बट एनीवेज देखा जाए तो वी एक्स 0 है, इस दोनों इक्वेशन में। अच्छा, मुझे मोमेंटम का जो इक्वेशन चाहिए उसको टाइम के फंक्शन में नहीं लिखना है, तो मैं टाइम को रिप्लेस कर सकता हूँ इस इक्वेशन में से, है ना। टाइम को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L बाई वी हो जाएगा, है ना। करके देखते, टाइम को रिप्लेस कर देते तो अपने इक्वेशन से टाइम हट जाएगा। और मोमेंटम चाहिए तो मास इनटू वेलोसिटी, अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, हाँ हो जाए, तो नहीं मुझे v चाहिए, एक मिनट थोड़ा वर्कआउट करके देखते हैं।
टाइम को रिप्लेस करके देखें तो क्या आता है, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, रफ वर्क। हाफ क्यू वी बी अपॉन एम, टी स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एक एच वी कट होना। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एम वी इधर आ रहा है, इस एम वी को मैं लिख देता हूँ मोमेंटम पी। एम वी को क्या लिख देता हूँ, मोमेंटम पी। अगर ये ऐसा लिख दे इधर तो क्या हो रहा है, एस इक्वल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2 एम वी की जगह मैंने लिख दिया पी। तो मेरा पी कितना आ गया, क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, एल कैपिटल में 2s। देखो तो क्यू उनको चाहिए था, क्यू के टर्म्स में आ गया, बी के टर्म्स में चाहिए था आ गया, एल के टर्म्स में चाहिए था और एस के टर्म्स में, सब कुछ आ गया है। तो शायद से यही आंसर होना चाहिए, हाफ क्यू बी अपॉन एस एल स्क्वायर, सही है, यही आ रहा है, ठीक है। पी इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब मेरे को इनका क्या बोलना है, नाही बरोबर आहे ना, ते आन्सर बरोबर आहे आपला। इन्होंने जो बोला है ऑब्टेन द मोमेंटम पी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके, ये एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज मोमेंटम तो वही रहेगा यहाँ पर। किस पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम, एस पे डिपेंड कर रहा है। लिखो तो सही जरा, मैं देखता हूँ इसको। और हाँ हाँ, तो क्लोज लूप होगा तो क्या हो जाएगा, हर जगह बराबर बराबर फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स 0। मैंने स्क्वायर का एग्जांपल लिया है, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर लूप हो, सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी रहे। क्लोज लूप है तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, है। ये एग्जांपल समझाने के लिए सिंपल था, इसलिए मैंने ये लिया कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर, इस पे इधर। अगर पूरा का पूरा क्लोज लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और जो करंट है वो भी कांस्टेंट है, तो फोर्स 0 हो जाएगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लोज लूप के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये अपना था 10.6 वाला टॉपिक, बस इतना ही है उस टॉपिक में, ओके। उसके बाद 10.3 एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, होमवर्क में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप, क्योंकि फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क लग सकता है ना। फोर्स 0 है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि टॉर्क 0 होगा, है ना। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, तो मोटर वाली सिचुएशन आपने स्कूल में पढ़ी थी, याद करो, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था स्कूल में, आपको पढ़ाया था। ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, अपने टेक्स्ट बुक में बहुत खींच के पढ़ा कर रखा है। अगर मेरे पास इस तरह के नॉर्थ और साउथ पोल के 2 मैग्नेट्स हैं, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, याद करो ये स्कूल में आपको पढ़ाया हुआ है, डायग्राम स्कूल का ही है, मैं नया कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसमें से करंट जा रहा है, ये ABCD कॉइल है अपना, याद आया, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब हमको जो नॉलेज अभी मिला है उसका यूज़ करेंगे। इस कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, फोर्स का डायरेक्शन बताना है इस कंडक्टर AB पे। ये कंडक्टर अंदर जा रहा है, ये इस प्लेन में, ऐसा है मेरा कंडक्टर ABCD, दिस इज AB, ये BC, ये CD और ये A, ये वाला पॉइंट A है, BCD, ठीक है। इमेजिन करते आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर से मेरी तरफ आ रही है, इस पे फोर्स बताना है, करंट इधर है अंदर, कौन सा लॉ लगेंगे पहले ये याद करो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, ठीक है, करंट किधर है, अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या, तो फोर्स इधर मैं नीचे के लिए ये दिखा रहा हूँ, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर पे देख लो CD पे किधर फोर्स आ रहा है, फोर्स तो राइट हैंड से भी वहीं पे आ रहा है। आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, हम एक एक ब्रांच पे निकाल रहे हैं ना, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड की भी यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, करंट किधर है, FBI, B इधर है, I किधर है, I बाहर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ओके। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऐसा इधर लगेगा, रुक जाओ, क्या फॉर्मूला था, FBI है ना, FBI सीक्वेंस है। पहले तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्या करंट इसको परपेंडिकुलर है,
या पैरेलल है? पैरेलल पैरेलल तो फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो अपना फॉर्मूला जो है फोर्स का ये है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल वेक्टर और बी वेक्टर, एल वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, पैरेलल हो जाएंगे तो साइन जीरो जीरो होता है। दिस इज बी आई एल साइन थीटा, याद है क्या? तो थीटा ही अगर जीरो हो जाए तो ये फोर्स जीरो है, इस पे फोर्स है ही नहीं, इस पे भी फोर्स है ही नहीं, इसलिए इनको आपको स्कूल में पढ़ा ही नहीं था कि इन पे फोर्स है ही नहीं, तो पढ़ाएंगे क्यों, है ना? क्यों नहीं है? रीज़न ये स्कूल में नहीं बताया था आपको, है ना? रीज़न नहीं बताया था स्कूल में क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये। ओके, दूसरी चीज़, अब देखो क्या है, नेट फोर्स तो ज़ीरो है ये हमें पता है, लेकिन क्या नेट टॉर्क ज़ीरो है? यहाँ पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स है, फोर्स तो बैलेंस हो गए बट टॉर्क बैलेंस नहीं हो रहा है, ये टर्न करेगा, यही तो प्रिंसिपल है मोटर का, टर्न करती है ना? अब टॉर्क कितना? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, या फिर आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पर इस एक्सिस से डिस्टेंस लेटस से ये ले लो b/2, ये भी ले लो b/2, ये टोटल b है, ये लेंथ l है, ये ब्रेड्थ b है, तो लेंथ l ब्रेड्थ b, लेंथ लिख लो l, ब्रेड्थ लिख लो b, तो r परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस कितना है b/2 इंटू f कितना था, प्लस इसका भी वही आएगा b/2 इंटू एफ। याद रखना कि हमारा टॉर्क जो है वो वेक्टर है, तो हमें इसका डायरेक्शन भी चेक करना है। b/2 इंटू एफ जो है वो इस कॉइल को इस तरफ घुमा रहा है ना? b/2 इंटू एफ ये वाला उस कॉइल को सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है क्या? यस, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। उल्टा घुमाता तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है? सेम डायरेक्शन में घुमा रहा तो ये कितना हो गया? b इंटू एफ हो गया। एंड हाउ मच इज दैट एफ? एफ इज़ योर BIL, है ना? BIL साइन थीटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि वो वेक्टर L और B के बीच में, इस L और इस B के बीच में एंगल कितना बन रहा है? L इधर है, B इधर है, 90 बन रहा है ना? तो ये मेरा कितना आ गया? BIL इंटू B। व्हाट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ? तो ये आ गया बाई। टॉर्क कितना लगता है? बाई लगता है। फोर्स कितना लगता है? बिल लगता है। फोर्स लगता है बिल साइन थीटा, टॉर्क लगता है बाई, या फिर बाई साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल और ज़रूरी नहीं है, एंगल चेंज हो सकता है। तो जनरल अगर लिखना है तो बाई साइन थीटा लिख सकते हो टॉर्क के लिए, फोर्स के लिए लिख सकते हो बिल साइन थीटा। और अगर मेरी कॉइल में n टर्न्स होंगे तो ये फोर्स भी n टाइम्स बढ़ जाएगा, तो जनरल टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा n बाई, क्योंकि n टाइम्स बढ़ जाएगा साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे पता चलता है वो तो आप लगा सकते हो। टॉर्क के लिए सेंस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होता है आपका टॉर्क का डायरेक्शन। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसके अपोजिट, ठीक है? यहाँ पर मोटर का स्पीड बढ़ता है तो ये राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो टॉर्क के डायरेक्शन के लिए। आगे ध्यान में, ये हो गया डेरिवेशन, आपके टेक्स्ट बुक में है, कहाँ पर? 237 पेज पे। आपके टेक्स्ट बुक वालों ने लेंथ और ब्रेड्थ को L1 L2 लिया है, मैंने L और B लिया, लेंथ ब्रेड्थ को LB लेता है, उन लोगों ने L1 L2 लिया है। फाइनल आंसर ये आएगा उनका भी, देखो तो, है ना? तो क्या याद रखोगे? टॉर्क होता है N बाई साइन थीटा और फोर्स होता है BIL साइन थीटा, ठीक है? याद रहेगा जनरल एक्सप्रेशन। थीटा की वैल्यू अगर स्पेसिफिक डाल दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है छोटा वाला। मूविंग कॉइल कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है।